गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। जैसे कि अभी तक मैंने 2 से 3 क्लास आप लोगों को दे चुका हूं और उसमें बेसिक से सारा डिटेल्स मैंने बताया है। कंप्यूटर का डिफिनेशन से लेके कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो होगा कंप्यूटर्स के फीचर्स। आखिर कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स हैं हम लोगों को देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल में लेके चलूँगा, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो डालूँ पल पल का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या क्या फीचर्स होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, सबसे पहला है स्पीड, दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा स्टोरेज कैपेसिटी, तीसरा देखने को मिल रहा होगा कनेक्टिविटी, चौथा देखने को मिल रहा होगा ग्राफिक्स कैपेबिलिटी और पांचवा देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप लोगों को ये पांचों टॉपिक्स जो है आप लोगों को समझना है एक एक करके कि स्पीड क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होता है, ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों को धीरे धीरे समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्पीड से। तो जैसा कि हम लोग स्पीड का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो कंप्यूटर में सबसे पहला क्या फीचर्स है, एक स्पीड है। अगर हम लोग कोई भी टास्क कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन कराना होता है प्रोग्राम को या कुछ भी कराना होता है, तो वो बहुत ही स्पीड के साथ करता है। कंप्यूटर में एक स्पीड है जो बहुत ही, जो कैलकुलेशन चाहे हो या कोई भी टास्क हो जो इंसान नहीं कर सकता है, कंप्यूटर उसको चुटकी में कर सकता है। तो हम लोग स्पीड कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं। स्पीड, द प्रोसेसिंग स्पीड of a computer determines how quickly it can execute instruction and perform task। कहने का मतलब वही है कि ये कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन को इतना फास्ट एग्जीक्यूट करता है, साथ ही परफॉर्म कोई भी टास्क रहे उसको बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट तरीके से परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फीचर्स हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर की क्या है, वो है स्पीड। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कोई डेस्कटॉप, कोई डॉक्यूमेंट अगर स्टोर कर रहे हैं, वीडियो स्टोर कर रहे हैं, ऑडियो स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो स्टोरेज वो कंप्यूटर के पास अपना खुद का होता है, जो आपका मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि स्टोरेज कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। साथ में ये भी आपको मैं बताऊंगा कि रैम क्या काम करती है, रोम क्या काम करती है। बट अभी बस इतना जानते हैं कि कंप्यूटर में एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो हर डेटा को, इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सकती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी कि द अमाउंट ऑफ डेटा ए कंप्यूटर कैन स्टोर इंक्लूडिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन एंड मीडिया। यानी कंप्यूटर आपके कोई भी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स को स्टोर कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर कर सकते हैं, साथ में एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हैं या कोई भी मीडिया को हम लोग स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की दूसरी फीचर्स क्या हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी। पहली स्पीड, दूसरी स्टोरेज कैपेसिटी, तीसरी क्या है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को कनेक्ट करना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू कनेक्ट ए नेटवर्क, पेरिफेरल्स एंड अदर डिवाइस फॉर डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी का जरूरत हम लोग को क्यों पड़ता है, अगर हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को उसका जरूरत पड़ता है कि किसी चीज को मान लीजिए हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो ये सब कनेक्टिविटी में आता है। अगर हम लोगों को कोई फाइल भेजना होगा कहीं,
कहीं किसी को व्हाट्सएप करना होगा या किसी को मेल करना होगा, तो ये कनेक्टिविटी कंप्यूटर प्रोवाइड करती है हम लोगों को। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस जो हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं या बाहर की ओर से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप मॉडेम लगाते हैं, या आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आप पेन ड्राइव लगाते हैं, तो ये सारे पेरिफेरल्स डिवाइस हो गई, पेरिफेरल डिवाइस है। और अदर डिवाइस को भी हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए या डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी मोबाइल कनेक्टर का यूज करते हैं ताकि मोबाइल का कुछ डेटा को हम कंप्यूटर में एक्सेस कर सके, यानी ट्रांसफर का काम कंप्यूटर में होता है, डेटा कम्युनिकेशन का काम होता है, तो उसी को हम लोग कनेक्टिविटी कहते हैं या कनेक्टिविटी के अंतर्गत रखेंगे। तो कंप्यूटर की 3 फीचर्स हो गई, क्या क्या? स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, और तीसरी क्या हो गया? कनेक्टिविटी। हम लोग चौथा बात करेंगे ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। ग्राफिक्स कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई भी वीडियो या कोई हम लोग वीडियो प्ले कर रहे हैं, या अच्छे से वो वीडियो कैसे दिखता है, उस ग्राफिक्स की मदद से दिखता है, या कुछ हम लोग एनिमेट करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, तो आखिर वो दिखता कैसे है, तो वो ग्राफिक्स के जरिए दिखता है। तो एक और क्या कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर में? ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी होती है द एबिलिटी टू डिस्प्ले हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, मतलब वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छे तरह से दिखेगा। और वीडियोस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट often enhanced by dedicated graphics processing unit, जिसको GPU बोलते हैं। बहुत जगह एग्जाम में आप लोगों का GPU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कंप्यूटर में एक GPU होता है जो हम लोगों को मदद करता है कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट या कोई भी वीडियो को हाई ग्राफिक्स में प्ले करने के लिए या हाई ग्राफिक्स प्रोवाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्राफिक्स कैपेबिलिटी भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं कि और कंप्यूटर का नेक्स्ट फैसिलिटी, नेक्स्ट आपकी फीचर्स क्या है। तो लास्ट फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कराने में बेसिक मदद करता है, कम्युनिकेट कराने में मदद करता है। यूजर को अच्छा लगता है चलाने में, या वो कम्युनिकेट कर पाता है कंप्यूटर के साथ, वो किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर सच एज विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स। आप यहाँ पे विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, मैक ओएस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूजर को प्रोवाइड कराती है एक इंटरफेस, ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ। आप लोग समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है और साथ ही साथ यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ। तो मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंप्यूटर का फीचर्स बिल्कुल भी समझ में आ चुका होगा, ताकि आप लोग देख सकते हैं स्पीड, स्टोरेज, कनेक्टिविटी, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सारा एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आप लोग स्क्रीन में देख के आप लोग पॉज करके वीडियो को इसे नोट्स करें और बार बार इसे पढ़ने का कोशिश करें और लिखिए और नोट्स कीजिए। जब तक आप नोट्स नहीं कीजिएगा, जब तक पढ़िएगा नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका हम लोग मैं आपको बताता हूँ जनरेशन के बारे में। ठीक है, कि आखिर कंप्यूटर का जनरेशन कैसे डेवलप हुआ। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज किया जा रहा था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया, कैसे कैसे कंप्यूटर की पीढ़ी बढ़ते गई, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों का और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और इस चीज को समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में कंप्यूटर का। आप लोग देखिए फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 1942
1940 से 1950, यानी 1940 से 1950 के अराउंड जो कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो हम लोग फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत रखते हैं। यानी 1940 से 1950 के बीच जो भी कंप्यूटर डेवलप हुआ वो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या डेवलप किया गया था, क्या स्टोर किया गया था, वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग लार्ज एंड एक्सपेंसिव लिमिटेड टू साइंटिफिक एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का किया गया था यूज, क्योंकि ट्यूब का यूज किया गया था फॉर किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए किया गया था। लार्ज एंड एक्सपेंसिव था, बहुत बड़ा था वैक्यूम ट्यूब, बहुत लार्ज होता था, बहुत महंगा भी होता था, जिसके कारण इसकी बहुत सारी लिमिटेशन हम लोगों को देखने को मिल जाता था। ठीक है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूम ट्यूब जो था बड़ा लार्ज साइज में था। ठीक है, और बहुत महंगा था। तो इस वैक्यूम ट्यूब या फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनका बेसिकली यूज साइंटिफिक पर्पस के लिए, मिलिट्री के एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण इसका ज़्यादा यूज नहीं किया गया। और जब हम लोग सेकेंड जनरेशन में आए, यानी 1950 से 1960 के बीच जो आए, तो उस बीच के बीच जो डेवलप हुआ कंप्यूटर वो सेकेंड जनरेशन कहलाया। और सेकेंड जनरेशन में जो यूज किया गया ट्रांजिस्टर, यानी वैक्यूम ट्यूब के जगह किसने जगह ले लिया? ट्रांजिस्टर ने जगह ले लिया। तो ट्रांजिस्टर क्या हुआ? रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को आप लोग। और ये जो ट्रांजिस्टर है साइज में स्मॉल हो गया, साथ ही वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा फास्ट काम करने लगा और मोर रिलायबल हो गया मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए और मिनी कंप्यूटर के लिए। यानी आप लोग बोल सकते हैं वैक्यूम ट्यूब से बेहतर क्रिएट हो गया, बेहतर सर्विस देने लगा आपका ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि ये साइज में छोटा था, आपका वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा फास्ट काम करता था और साथ ही ज्यादा कम्युनिकेट कर पाता था, ज्यादा रिलायबल हो सकता था आपके मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के लिए। तो वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया सेकेंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग थर्ड जनरेशन के बारे में देखते हैं। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 के अराउंड डेवलप किया गया, जिसे हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बोले। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया? आईसी का यूज किया गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, थर्ड जनरेशन में किस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या आ गया? आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन में कि थर्ड जनरेशन 1960 से जो 1970 के अराउंड चला, उसमें क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। ये क्या किया? इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस फर्दर miniaturizations, increase processing power and reliability, facilitate the development of smaller and more affordable computer। यानी जो ट्रांजिस्टर था उससे ज्यादा रिलायबल, उससे ज्यादा फैसिलिटी और ज्यादा अफोर्डेबल हो गया आपका आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका साइज और भी छोटा हो गया। यानी सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर और छोटा हो गया। और ट्रांजिस्टर के बाद क्या हो गया? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किसने कर दिया? आईसी ने। और इंटीग्रेटेड सर्किट और छोटा होता चला गया। और क्या हुआ? ये और फास्टर हो गया ट्रांजिस्टर से। तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने आईसी का यूज किया, जो कि 1960 से 1970 के बीच यूज किया गया था। तो नेक्स्ट जनरेशन हम लोग देखेंगे जो है फोर्थ जनरेशन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में फोर्थ जनरेशन 1970 से लेके प्रेजेंट तक अभी जो भी यूज किया गया है वो फोर्थ जनरेशन के बीच आता है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या डेवलप किया गया? फोर्थ जनरेशन में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। आईसी को हटा के, आईसी को रिप्लेस करके किस चीज का यूज हो गया? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलना। माइक्रो प्रोसेसर डेवलप enabling the creation of personal computer, PCs, laptop and mobile devices marked by rapid advancement in processing speed, storage capacity and connectivity। यानी
आपके थर्ड जनरेशन में आईसी को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जो कि लैपटॉप में यूज होने लगा, मोबाइल डिवाइस में यूज होने लगा, क्योंकि ये एक एडवांस वर्जन था और वो इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो आईसी से भी ज्यादा फास्ट था। इसलिए इसने क्या किया, आईसी को रिप्लेस कर दिया माइक्रो प्रोसेसर ने। स्टोरेज कैपेसिटी और कनेक्टिविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर थी, ताकि हम लोगों के लिए फायदेमंद कंप्यूटर या बाकी चीज डेवलप हो सके। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये आईसी से बहुत ज़्यादा बेहतर था, इंटीग्रेटेड सर्किट से बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो हम लोग लास्ट जनरेशन का डिस्कस करेंगे, जो कि फिफ्थ जनरेशन है, जो कि 1990 से अभी तक आप लोग बोल सकते हैं जिस कंप्यूटर का हम लोग अभी नया यूज हो रहा है, प्रेजेंट में जिस कंप्यूटर का यूज हो रहा है वो फिफ्थ जनरेशन में आता है, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे बनाया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ये काम करता है। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जिसने माइक्रो प्रोसेसर को भी रिप्लेस कर दिया, ये मोर रिलायबल होने लगा, यूजर के लिए ज्यादा फ्रेंडली होने लगा। आप लोग देख पाते हैं कि आप लोग देखिए स्क्रीन में, फोकस ऑन artificial intelligence AI and parallel processing development of advanced computing technology such as neural networks, machine learning and quant computing। यानी वैसा आप लोग बोल सकते हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए या बड़े बड़े आविष्कार के लिए, बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हम लोगों का यूज होने लगा, तो वहाँ पे एआई का मदद लेने लगा और वो फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों का डेवलप हो चुका था, जिसका यूज मशीन लर्निंग के लिए होने लगा, आप लोग कंप्यूटिंग के लिए होने लगा, क्वांट कंप्यूटिंग के लिए होने लगा। बहुत सारी ऐसी इक्वेशन जो सॉल्व नहीं हो सकती थी उसका यूज करने के लिए एआई का मदद लेने लगा और वो फिफ्थ जनरेशन में जो हम लोगों को प्रोवाइड हो चुका था। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि अभी जो कंप्यूटर डेवलप है उसमें एआई का यूज किया जाता है, लेकिन अगर बेसिकली हम लोग जो पीसी का यूज कर रहे हैं, घर में लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, वो किस जनरेशन के कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। और ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बहुत वैसे जगह यूज किया जाता है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ डिफेंस सिस्टम का काम होता है, जहाँ कुछ डेवलप किया जाता है, जहाँ पे कुछ आविष्कार किया जाता है, उस सेंस में वहाँ पे जहाँ पे बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है जिसको सॉल्व करवाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे एआई का यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने 5 आप लोगों के साथ जनरेशन का डिस्कस किया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का यूज किया गया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग कैसे डेवलप हुआ जनरेशन कंप्यूटर का, क्यों आईसी को रिप्लेस कर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर ने, क्यों ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया, वैक्यूम ट्यूब ने वैक्यूम ट्यूब को क्यों ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर को आईसी ने क्यों रिप्लेस कर दिया और आईसी को माइक्रो प्रोसेसर ने क्यों रिप्लेस कर दिया। ये बेहतर तरीके से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें और इसे नोट डाउन करें और आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए। आप अगर एक बार वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार रिपीट करके देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल ही जनरेशन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आपके गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करें और आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। गुड बाय।